कम क्यों आती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि महिलाएं आई हैं तो लेकिन बहुत कम आई हैं। मैं दक्षिण भारत में जाता हूं, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो इस इलाके में या बिहार में या यूपी में भी वही हाल है। हम लोग जो अपने को जागरूक समझते हैं तो जागरूकता को हम और व्यापक नहीं बनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम राजनीति में फंस जाते हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब राजनीतिबाजी करने लगती है तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर भारत में राजनीति को लिबरेट कराने की ज़रूरत है, जिससे कि राजनीतिबाजी न हो। हमारे यहाँ राजनीतिबाजी ज़्यादा हो रही है। तो वो रिंकू जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ कही है आज। जैसे उन्होंने एक बात कही, मुझे वो मेरा दिमाग झंकृत हुआ कि भाई एक दौर था जब सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर एक नया विचार सामने आ रहा था, लेकिन जगदेव बाबू, बीपी मंडल साहब, ये सब लोग जो चाहते थे या जिस तरह की चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, जो उनका मैनिफेस्टो यानी उनका जो एक घोषणा पत्र या जो भी कहिए राजनीतिक जो विचार था, कैसे बाद की पीढ़ी जो सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम पर आई वो डाइवर्ट हो गई और उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकी, आगे नहीं बढ़ा सकी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे जो इस सभा के संचालक हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, और वो जाहिर है प्रश्न उनके निजी नहीं हैं, आप सबके सवाल हैं, सबके दिमागों में वे सवाल हैं जो उन्होंने उठाया है। मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा कि उनको मैं सामने रखूं, लेकिन अगर भूल भी जाऊं तो आप धीरे से याद दिला दीजिएगा कि क्या छूट रहा है, तो वो मैं ज़रूर बात करूंगा। दोस्तों, बीपी मंडल साहब को चूँकि याद कर रहे हैं तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। बीपी मंडल साहब ने स्वयं जातिवार जनगणना की बात की थी, और उनकी रिपोर्ट का जो शुरुआती जो पेज है, जहां वो भारत के राष्ट्रपति को स्मारक पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन एक दे रहे हैं, और वो रिपोर्ट का पार्ट है, उसमें भी ये बात कही थी। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर जहां वो जिक्र करते हैं कि आंकड़े उनके पास नहीं थे और पुराने आंकड़ों से काम लिया गया है, और फिर भी वो बताते हैं कि ओबीसी की जो संख्या है 52% बनती है पुराने आंकड़ों के हिसाब से। फिर वो कहते हैं कि 27% हम रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं कि कोर्ट के कारण, न्यायपालिका में जो बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस और आदेश आए उनकी रोशनी में हम 50% से ऊपर रिजर्वेशन को रिकमेंड नहीं कर सकते, जबकि ये 52% तो मिनिमम बनता है। तो मजबूरी में हम 27% दे रहे हैं ताकि ये लागू हो सके। ये उनके दिमाग में था कि कोर्ट कचहरी के पचड़े में ये ना फंस जाए। तो ये बात उन्होंने कही है, बहुत ज़्यादा एलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन सूत्र रूप में बहुत ठोस ढंग से बीपी मंडल साहब की उस रिपोर्ट में ये बात मौजूद है। अब दुखद यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ संपादक बड़े और बड़े लेखक, बुद्धिजीवी नहीं, बड़े राजनेता ही नहीं, बल्कि ओबीसी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग भी बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 27% रिजर्वेशन याद करते हैं। 27% रिजर्वेशन जो है वो न केवल नाकाफ़ी है, बल्कि मजबूरी में एक रिकमेंड किया गया एक फार्मूला है। ये बात बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट में, जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग आप कहते हैं, उसमें मौजूद है। और दोस्तों, ये बात रिंकू जी ने बहुत शिद्दत के साथ कही, और जो वाजिब है कि आरक्षण केवल बीपी मंडल का मतलब आरक्षण नहीं है, मंडल कमीशन का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। एक केवल रिपोर्ट, एक केवल रिकमेंडेशन है जिसमें कि 27% रिजर्वेशन का मसला है, और आधा जो है एक और है जो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, वो शिक्षा का है, शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण का। लेकिन 1.5% के अलावा जो बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट के जो अन्य जो इश्यूज़ हैं, अन्य जो उनके जो उनके सूत्र हैं, उनको लागू नहीं किया गया। और कुल मिलाकर 40 रिकमेंडेशंस हैं। मंडल कमीशन में एक नहीं 40 याद है ना, 40 कितने हैं? 40 रिकमेंडेशंस हैं, और 40 में सिर्फ एक रिकमेंडेशन पूरी तरह लागू किया जा सका। तो ये इसलिए कि हमारे जो नेता हैं, नेताओं को सलाह देने वाले जो लोग हैं, नेताओं के जो सलाहकार हैं, जो अफसरान हैं, बैठते हैं सेक्रेटेरिएट में, हमारे मित्र ने जिक्र किया, पीए साहब लोग, सेक्रेटरी लोग,
और चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे के क्लर्क तक सभी एक ही तरह के मिजाज के हैं। मैं केवल जात की नहीं बात करता, मिजाज भी उसी तरह का है। तो ये क्यों है? असल कहानी ये है कि ये क्यों है। हमारे राजनेता, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे अन्य लोग ये क्यों इस तरह के हैं, हम इस पर थोड़ा ज़रूर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं, न जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप सब बिहार के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और इस इलाके में आप एपी मंडल को याद करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज करते हैं समारोह, उसमें नेताओं के बजाय हम जैसे लोगों को बुला लेते हैं जो किसी पार्टी के नहीं हैं, जो किसी उस तरह से दलगत राजनीति से बहुत दूर हैं। आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आपसे डायलॉग कर सकें, आपके सवालों का जवाब दे सकें, हैं। और तारिक साहब आए, तारिक साहब भी बहुत ही संजीदा आदमी हैं, बहुत ही संजीदा। तो अच्छी बात है, हम राजनेताओं के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। अच्छे राजनेता इस देश की ज़रूरत हैं, और हम तो बात कहते हैं कि किसी भी पार्टी में इस समय अच्छे राजनेता हों जो जनता की बात करें तो उनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मैं तो बचपन से, हमारा परिवार और हम सब लोग एक ज़माने में कांग्रेस के बहुत विरोधी थे, अभी भी हैं। हम कोई कांग्रेस समर्थक नहीं हैं, हम किसी आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, हम किसी पार्टी में नहीं हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी आज के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज की कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत सारी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम एक नागरिक हैं। हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि किसी पार्टी को देखकर हम बात करें। जो अच्छी बात समाज के लिए कहेगा वो हम उसको कहेंगे कि अच्छा आप कर रहे हो, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप कोई किसी बिरादरी के हैं, आप किसी पार्टी के हैं, और आप कहिए कि आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे हम आँख मूंद कर समर्थन करेंगे। भैया वो तो नहीं कर सकते, हमने जीवन में कभी नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी समस्या क्या है, हमारे राजनेताओं की समस्या क्या है। जो प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों नहीं उनके दिमागों में बात आ पाती है, उसकी वजह है उनके पास बड़ा थिंक टैंक नहीं है, उनके पास बड़ा विचार नहीं है। और ये विचार थिंक टैंक क्यों नहीं है? देखिए, अभी बीच में एक बहुत अच्छा काम किया बिहार में तेजस्वी यादव, माने आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने। वो क्या था, उस समय दोनों का गठबंधन था। वो था कि बिहार का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जातिवार, और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें कुछ चीज़ें और हो सकती थीं अगर उन्होंने बेहतर ढंग से सलाह ली होती, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन है, और इस डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। मैं इस पर आऊँगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जैसे हमको याद है कि जैसे ही बिहार सरकार का वो सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण आया और विधानसभा में जिस दिन पटल पर रखा गया, एक बार तो घोषणा हुई 2 अक्टूबर को। इसके बाद आपको याद होगा कि कुछ सप्ताहों के बाद नीतीश कुमार जी ने पेश किया विधानसभा में। संयोगवश मैं उस दिन पटना में था जिस दिन पेश किया, तो उन्होंने सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और सारे राजनेता कहने लगे कि ये भारत का पहला जातिवार सर्वेक्षण है जो बिहार ने किया है, और सारे अखबार लिखने भी लगे। सब जगह ये कहा गया कि 1931 के बाद ये बिहार में पहली बार जातिवार सर्वेक्षण हुआ है और ये होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि ये पूरे देश में होना चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए, कौन इससे इनकार करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है कि बिहार का सर्वेक्षण पहला सर्वेक्षण है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि केरल नाम का जो राज्य है वो 1968-69 में जातिवार सर्वेक्षण करा चुका है। और केरल आज कहाँ है? केरल आज भारत के सबसे समृद्ध, सबसे स्वस्थ, सबसे पढ़े लिखे और सुसंस्कृत राज्य में से एक है। एक नहीं बल्कि सबसे एकमात्र, सबसे